हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आप उतना ही पढ़ते रहिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, इतना ही आपके लिए सफिशेंट है। आप एसएससी के, आईएएस के या फिर गेट के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग वो पढ़ेंगे जो अभी तक रिमेनिंग बचा हुआ है हाइड्रोलॉजी में। इसके बाद मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, आरसीसी या फिर इरिगेशन। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ यहाँ पे कि जो भी आपका पानी बरसा है ना, और पानी बरसने के बाद कई सारी ड्रेनेज के मीडियम से वो आपका किसी स्टोरेज मीडियम में जाकर के इकट्ठा हो गया, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो आपका लेक हो, चाहे कोई पॉन्ड हो। जो पानी मेरा किसी पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया में जाकर के इकट्ठा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया कहते हैं। अब वही पानी, अब हम लोग इसके बाद समझते हैं रिज के बारे में कि रिज क्या होता है। रिज कुछ नहीं होता है। रिज जो भी हमारा पानी हमने उस कैचमेंट एरिया में गया है, उस कैचमेंट एरिया की हेल्प से हमने अपने फील्ड बोले तो अपने खेतों में यूज़ करेंगे, और इससे हम प्लांट की ग्रोथ के लिए सिंचाई करेंगे, तो वो मेरा कहलाता है रिज। आप देखते होंगे कई जगह मट्टी के टीले बना दिए जाते हैं, दोनों फील्डों को बराबर से डिवाइड करने के बाद उनमें प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी हम लोगों को पहुंचाया जाता है। वो आपका रिज का यूज होता है। यहाँ पे रिज समझ गए होंगे आप अच्छे से। इसके बाद एक वाटर बजट इक्वेशन होती है। ये हमारी बेस्ड होती है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक मास पे। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से समझ रहे होंगे, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या है? जो भी आपका जितना भी फ्लो हुआ है पानी का, उसमें से हम आउटफ्लो को माइनस कर देंगे तो आपका चेंज इन स्टोरेज निकल के आ जाएगा आपका। समझ रहे होंगे आप अच्छे से। वर्ल्ड वाटर बैलेंस इक्वेशन समझते हैं हम लोग। क्या है कि 97.5% जो वाटर अवेलेबल है मेरा वो ओशियन में है, और 2.5% वाटर है वो अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर। जो कि मेरा ग्राउंड में है या फिर सरफेस वाटर है, वो सब मेरा 2.5% अवेलेबल है ओनली। जो ओशन में वाटर अवेलेबल है वो मेरा पानी पीने योग्य नहीं है, वो अनयूजलेस वाटर है, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, जिसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकालना बहुत महंगा पड़ता है हमें, इसलिए हम उसको नहीं निकालते हैं। वो पानी हमारा अनयूजलेस ही कहलाता है। और जो फ्रेश वाटर होता है, ये पानी मेरा कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है और कुछ फ्रोजन फॉर्म में होता है। कितना होता है लिक्विड फॉर्म में? 1/3, और जो आपका फ्रोजन फॉर्म में होगा वो आपका 3/4 है। अगर इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी में देखा जाए तो ओशियन में कितना है? 1400 मिलियन किलोमीटर क्यूब, और जो आपका लिक्विड फॉर्म में है वो 10.6 मिलियन किलोमीटर क्यूब, 24.4 मिलियन किलोमीटर क्यूब, और टोटल कितना है आपका? 35 मिलियन किलोमीटर क्यूब। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। जो रेनफॉल होता है इंडिया में वो ऑरोग्राफिक रेन होती है। ऑरोग्राफिक रेन से मतलब क्या है आपका? सीजनल होती है, ये सीजन वाइज होती है। आप देख रहे हो अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो महीना आएगा तब बारिश होती है, फिर जब सर्दियाँ आती हैं तब पहले बारिश होती है। इसी तरीके से आपकी सीजनल होती है। इसके बाद होता है एवरेज एनुअल रेनफॉल। इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रेन कलेक्टेड बाय रेन गेजेस। जो भी आपका पानी, जो भी आपका बारिश हुई है उसको हम रेन गेजेस की हेल्प से काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप 24 घंटे के लिए काउंट कर रहे हो तो वो आपका कहलाएगा डेली रेनफॉल। अगर आप 1 ईयर के लिए काउंट कर रहे हो तो वो कहलाएगा आपका एनुअल रेनफॉल। वहीं आप अगर 35 ईयर्स के लिए काउंट कर रहे हो, 35 एनुअल रेनफॉल के लिए काउंट कर रहे हो, 35 साल का डाटा इकट्ठा कर रहे हो, तो मेरी बारिश कलेक्ट हुई है रेन गेजेस की हेल्प से, तो वो कहलाएगा आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल। इंडिया में एवरेज एनुअल रेनफॉल हमेशा 120 सेंटीमीटर और 118 सेंटीमीटर लिया गया है। अब समझते हैं इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है। इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है? जो भी रेनफॉल मेरा किसी पर्टिकुलर ईयर में
और उसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज एनुअल रेनफॉल से इंटू 100। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कि मेरा पानी कितना वेटनेस की फॉर्म में है और कितना सूखे की फॉर्म में है। तो अगर इस क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, इन अ रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ इंडिया इज़ 90 सेंटीमीटर। इसने क्या दे दिया, पर्टिकुलर एरिया में 90 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है। तो आपको इंडेक्स ऑफ वेटनेस निकालना है। आपको पता है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो हमें पता है 120 सेंटीमीटर होता है, और रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर ईयर गिवन है आपका 90 इंटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा यहाँ से, जो कि मेरा वेटनेस है। लैंड पर इतना वाटर, मेरा जो मेरी लैंड है वो इतनी वेट है। बकाया 25% क्या है आपका, वो ड्राई है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब आगे देखते हैं, अगर 30 से 45% मेरी डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की, तो मेरी कहलाती है लार्ज डेफिशिएंसी। अगर 45 टू 60% मेरी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मेरी सीरियस डेफिशिएंसी कहलाती है वाटर की। अगर पानी मेरा 60% से भी ज़्यादा कम हो जाता है, तो मेरा डिजास्टर डेफिशिएंसी कहलाती है, और वो पानी आपकी सूखे की कंडीशन कहलाती है, जो कि बुंदेलखंड में आए दिन होती रहती है। वहाँ पे पानी वहाँ पे कम बरसता है, और 60% से ज़्यादा वहाँ पे बारिश कम होती है, और उसका वेटनेस तो ज़्यादा आता है, वह उसका वेटनेस कम आता है, वह ड्राइनेस ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर डिजास्टर डेफिशिएंसी हो जाती है। अब एक बात समझेंगे हम, इंडेक्स ऑफ वेटनेस अगर 100% आ रहा है आपका, तो वो कहलाता है नॉर्मल ईयर, और अगर ग्रेटर देन 100% आता है तो आपका 100 ईयर। क्योंकि अगर वेटनेस अच्छा है, अगर वेटनेस की 100% से ज़्यादा आता है तो वो अच्छा होता है, अगर कम होता है तो वो बेकार होता है। तो 100, अगर लेस देन 100% होगा तो वो आपका कहलाएगा बैड ईयर। इसके बाद हम लोग समझते हैं ड्राउट क्या होता है। ड्राउट मतलब वो ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मेरा पानी बहुत कम अवेलेबल है। दिस इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन विच करेक्टराइज बाय लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। मतलब कि पानी मेरा जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उससे भी कम अवेलेबल है, तो मेरी क्या है, ड्राउट कंडीशन कहलाएगी। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, मेट्रोलॉजिकल, और आपका हाइड्रोलॉजिकल, और आपका कहलाएगा एग्रीकल्चर ड्राउट। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट का मतलब क्या है, जो कि मेरा लैंड पे वाटर है वो अवेलेबल है, उसके बारे में बताता है। जो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट है वो रिवर, पॉन्ड, या फिर आपका कुएं या वेल, यहाँ पे जो वाटर अवेलेबल है वो मेरा क्या कहलाएगा, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। किसी कैचमेंट एरिया में, लेक में, कुआं नहीं, कुआं तो मेट्रोलॉजिकल में ही आएगा। इसके बाद आपका कहलाएगा एग्रीकल्चर ड्राउट। एग्रीकल्चर ड्राउट का मतलब क्या है, जो भी आपके जो खेतों में प्लांट के लिए अवेलेबल वाटर है, उससे रिलेटेड अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा क्या है, एग्रीकल्चर ड्राउट है। अब ये डिपेंड करता है किस पे, बारिश पे। जो प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन आपको मैंने समझा चुका हूँ अच्छे से पिछले लेक्चर में, आप अच्छे से देख लेना वो। अगर 25% से कम प्रिसिपिटेशन होती है, 25% से कम अगर बारिश होती है, तो वो आपका ड्राउट कहलाता है। और नॉर्मल ड्राउट होगा, अगर 25 से 50% होती है तो वो आपका मॉडरेट ड्राउट है। और अगर ग्रेटर देन 50% सूखा पड़ता है, तो मेरा कहलाता है सेवर ड्राउट। ये क्या है आपका, व्हेन लेवल ऑफ वाटर बिलो ग्राउंड वाटर लेवल इन लेक्स, रिजर्वायर एंड ग्राउंड वाटर। जो आपके देखा होगा आपने, कभी कभी नदियाँ जो हैं सूखी हो जाती हैं, या रिजर्वायर सूखे हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर सूखे हो जाते हैं, वो आपके हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहलाता है। इसको हम लोग समझेंगे, 20% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री ड्राउट इज कॉल्ड प्रॉन ड्राउट एरिया। अगर आपका 20% से जो आपका पूरी एरिया है, टोटल एरिया है आपका, और वो 20% से ज़्यादा अगर सूखा पड़ता है, तो वो ड्राउट एरिया कहला जाता है मेरा। 0.2 से 0.4% अगर प्रोबेबिलिटी होती है ड्राउट की, तो वो कहलाता है ड्राउट प्रॉन एरिया। इसके बाद है आपका एग्रीकल्चर ड्राउट। एग्रीकल्चर ड्राउट से मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जो भी मेरा खेतों में जो प्लांट के लिए मॉइस्चर है, अगर उतने पानी भी मेरा अवेलेबल नहीं है, तो वो मेरा कहलाता है एग्रीकल्चर ड्राउट। इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है, एरिडिटी इंडेक्स।
ये कभी कभी एग्जाम में आता है। ये क्या है तुम्हारा, पोटेंशियल एवापोट्रांसपिरेशन माइनस एक्चुअल एवापोट्रांसपिरेशन अपॉन पीईटी इंटू 100। इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलईडी इंडेक्स निकाल लेते हैं। एलईडी इंडेक्स क्या है, जो भी मेरे खेतों में पानी यूज़ हुआ है और जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ होती है, वही मेरी एलईडी इंडेक्स कहलाता है। तो इसको हम लोग जो है समझते हैं थोड़ा सा। पीईटी क्या है, जो कंजप्टिव यूज़ है। कंजप्टिव यूज़ तो आप लोगों ने इरिगेशन में पढ़ा हुआ होगा कि मेरा जो प्लांट ग्रोथ करने के लिए पानी ऑब्जर्व करते हैं, तो वही मेरा कहलाता है कंजप्टिव यूज़। और जो पीईटी होता है, एक्चुअल एवापोट्रांसपिरेशन। एवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है, एवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। एवापोरेशन तो आपको पता ही है, पानी मेरा जो है सन की हेल्प से उड़ जाता है, वो एवापोरेशन है। और ट्रांसपिरेशन क्या है, प्लांट से मेरा जो पानी उड़ता है सन की हेल्प से, वो मेरा क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। कुछ पानी मेरा इंटरसेप्शन हो जाता है, वो प्लांट इकट्ठा कर लेता है, उसको हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। एलईडी इंडेक्स जो है आपका, हम जब कैलकुलेट करेंगे, अगर 0 से 25% वैल्यू आती है तो वो आपका कहलाएगा माइल्ड एरिड रीजन। 25 से 50% का लाएगा तो आपका कहलाएगा वो मॉडरेट रीजन। और ग्रेटर देन 50% होगा तो वो आपका कहलाएगा सेवर रीजन। आपको पता है कि जो भी रेनफॉल होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, उसकी जो डेप्थ होती है वो mm में मेजर करते हैं, या फिर आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे होते हैं। और किसकी हेल्प से कर रहे होते हैं, रेन गेजेस की हेल्प से कर रहे होते हैं। सॉरी, रेन गेजेस के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम रेनफॉल को मेजर करते हैं तो वो मेरी रेन गेजेस कहलाता है। ठीक है, कुछ आपके रेनफॉल मेजरमेंट डिवाइस दे रखे हैं। एक होता है आपका पल्वियोमीटर, ओब्रोमीटर, हिट्रोमीटर, और ये आपका यूडो है, ये आपका है यूडोमीटर। ये आपके कुछ डिवाइसेस हैं जो कि मेरी रेनफॉल को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। वैसे मेरा रेन गेजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज और एक होता है आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। रिकॉर्डिंग रेन गेज और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज वो होते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं रेन गेजेस क्या है। रेन गेज इज एसेंशियल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल असेंबली विच इज़ केप्ट इन द ओपन इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेन वाटर। रेन गेजेस क्या है, आप एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है, उसको ओपन स्पेस में रख देते हैं और उसको 30 मीटर डिस्टेंस तक वहाँ पे खाली स्पेस होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो भी पानी बरस रहा है उसको हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम 8:30 इंडिया में 8:30 AM पर मेजर करते हैं। तो अब नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होता है वो समझते हैं थोड़ा सा। इट इज़ अ रेन गेज विच डज नॉट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन अ डे। मतलब क्या है, जो भी हमारी बारिश हुई है वो हम इसमें पर्टिकुलर डे के लिए कलेक्ट करते हैं, ना कि पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर आवर्स के लिए नहीं, सिर्फ डे के लिए कलेक्ट ही करते हैं हम इसको। जो भी रेन गेजेस होता है ये आपका सिर्फ एक दिन, पूरे दिन भर में कितनी बारिश हुई है उसको मेजर करता है, तो हम लोग कहते हैं नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। मोस्टली जो नॉन रिकॉर्ड इंडिया में यूज़ होता है वो होता है नॉन साइमन रेन गेज। ये 1969 तक आपका साइमन रेन गेज यूज़ हुआ करता था, पर अब जो 1969 के बाद जो यूज़ हो रहा है वो आपका स्टैंडर्ड रेन गेज यूज़ होता है। ये रेन गेज क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। ये आपका एक फ़नल, एक हम लोग क्या कहते हैं रेन गेज होता है। ये एक फ़नल लिया हमने, इसमें फ़नल फिट होती है, मेटल केसिंग होती है और उसका एक ग्लास बैटल होता है। जो जहाँ पे मेरा पानी कलेक्ट होगा उसका जो डायमीटर होगा वो आपका 127 mm के करीब होगा। बारिश जो है पानी यहाँ पर गिलास बॉटल में कलेक्ट होता है, और कलेक्ट होने के बाद वो कितना mm में मेरा बारिश हुआ है, कितना mm में मेरा पानी हुआ है, उसी को कलेक्ट करते हैं हम लोग और बारिश का मेजरमेंट करते हैं। एक कंक्रीट का ब्लॉक बना होता है नीचे, जो कि 2 × 2 × 2 फीट का होता है। समझ गए होंगे आप अच्छे से
कि नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होता है और रिकॉर्डिंग रेन गेज क्या होता है। ये सिंपल, ये आपका ये पर्टिकुलर टाइम को मेजर, जो रेनफॉल हुई है उसको मेजर करता है। तो वो आपका क्या है, रिकॉर्डिंग रेन गेज। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डे को और ये आपका पर्टिकुलर टाइम को मेजर करता है। तो ये इट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज। इसको हम सेल्फ रिकॉर्डिंग और ऑटोमेटिक इंटीग्रेटिंग रेन गेजेस भी कहते हैं। ये आपके चार तरीके के होते हैं। एक होता है टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, एक होता है आपका टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, और एक होता है वेटिंग टाइप रेन गेज, और एक होता है आपका फ्लोट टाइप रेन गेज। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो मास कर्व होती है वो आपकी प्रेसिपिटेशन अपॉन टाइम के बीच में होती है, और हम इंडिया में जो मेजर कर रहे होते हैं बारिश को, वो हमेशा सुबह मॉर्निंग 8:30 पे मेजर करते हैं। तो समझ गए होंगे आप। अब देखिए, जो रिकॉर्डिंग रेन गेजेस होते हैं इसमें एक टिपिंग बकेट टाइप, वेगिंग, और ये नेचुरल। और ये टिपिंग बकेट टाइप में होता है क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 30 सेंटीमीटर का इसका डाया होता है। यहाँ से आपका बारिश का पानी आता है। पानी आने के बाद यहाँ पे एक एनालॉग मीटर लगा होता है जो कि मेरा बताता है कितने टाइम पे कितनी बारिश हुई है। ये आप देख रहे हैं, समझ रहे होंगे आप। ये एनालॉग मीटर होता है, ये बताएगा कितने टाइम पे कितनी बारिश हुई है। और नीचे पानी मेरा मेजरिंग ट्यूब होती है और पूरा पानी यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है। इसी से हम लोग जो है टिपिंग बकेट टाइप कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक होता है आपका वेकिंग बकेट टाइप। ये भी सेम ऐसा ही होता है, बट ये क्या करता है, जो भी आपकी टोटल बारिश हुई है और अगेंस्ट टाइम के बीच में एक कर्व क्रिएट करता है। ये आपका वेकिंग टाइप होता है। नेचुरल साइफन टाइप जो कि यूज़ होता है इंडिया में, ये भी मास कर्व और रेनफॉल के बीच में ग्राफ देता है। इसको हम लोग फ्लोट रेन गेजेस भी कहते हैं। ये ऑटोमेटिक रेन गेजेस होते हैं और इसको हम मेनली इंडिया में यूज़ करते हैं। अडॉप्टिव स्टैंडर्ड रेन गेज के नाम से भी जाना जाता है ये। इसके बाद होता है टेलीमेट्रिक रेन गेजेस, गैदर रेनफॉल डाटा फ्रॉम माउंटेनियस रीजन एंड एक्सेसिबल प्लेस। ये टेलीमीटरिंग जो रेन गेजेस होते हैं हमेशा पहाड़ी और ऐसे एरिया में लगाए जाते हैं जहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो। आपने अभी तक जो भी समझा होगा अच्छे से। अब मेरी वीडियो को आप ऐसे ही मैं बनाता रहूँगा। सभी वीडियो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।